जादुई पेड़ और गरीब परिवार। एक गांव में दो भाई किशन और महेश अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। किशन बड़ा और महेश छोटा भाई था। पिता की मृत्यु के बाद किशन ने महेश को रहने के लिए खंडर वाला घर दे दिया और खुद पक्के मकान में रहने लगा। उस खंडर घर में महेश अपनी पत्नी गोपी और अपने बेटे रामू के साथ रहता था। किशन की कोई संतान नहीं थी। वो पक्के मकान में अपनी पत्नी कोकिला के साथ रहता था। किशन का अपना कपड़ों का व्यापार था जो घिसा पिटा चल रहा था। महेश और उसकी पत्नी दोनों रात भर बस यही सोचते रहते थे कि और पैसे कैसे कमाया जाए। लेकिन महेश सुबह से शाम तक जंगल से लकड़ियाँ काटता था और शाम को वही लकड़ियाँ गाँव भर में बेच देता था। उनके पास कमाने का एकमात्र साधन लकड़ियाँ बेचना ही था। जिस दिन लकड़ियाँ बिकती थी उस दिन रात को उनके घर में चूल्हा जलता था। शाम को खा पीकर आराम से महेश का परिवार सो जाता था। अब सावन का महीना शुरू हो चुका था, जिस वजह से रोजाना घनघोर वर्षा होती थी। एक दिन महेश जंगल से लकड़ियाँ ला रहा था और बरसात के कारण उसकी लकड़ियाँ भी भीग गयी। भीगी हुई लकड़ियाँ गांव में किसी ने नहीं खरीदी, जिसकी वजह से महेश को बिना पैसों के ही घर लौटना पड़ा। गोपी, आज की लकड़ियाँ फिर से भीग गयीं। इसका मतलब आज भी हमें सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं भैया के पास जाकर कुछ मदद मांगता हूँ। बारिश में भीगता हुआ महेश अपने भाई किशन के घर पहुँचता है। कहो भाई, इतनी बारिश में कहाँ घूम रहे हो? मेरे घर में खाने के लिए खाना नहीं है भैया। आप मुझे पैसों की मदद कर देते तो मैं आपका पैसा थोड़े दिनों बाद चुका देता। तभी घर के अंदर से किशन की पत्नी कोकिला दरवाजे पर आकर उससे कहती है, हमारे घर क्या खजाना बट रहा है जो मुंह उठाकर पैसे लेने आ गई? महेश को निराश होकर बारिश में भीगते हुए अपने घर वापस आना पड़ा। बारिश में काफी भीगने की वजह से महेश की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। अरे गोपी, जरा एक गिलास पानी पिला दो। गोपी महेश को पानी का ग्लास पकड़ाते हुए अपने बेटे रामू से कहती है, बेटा, तू तो देख ही रहा है कि तेरे पिता की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। आज तुझे ही जंगल से लकड़ियाँ लाने जाना होगा। तुम चिंता मत करो माँ, आज मैं ही चला जाता हूँ जंगल से लकड़ियाँ लाने। ये कहकर अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए रामू जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में सबसे पहले रामू को एक छोटा नन्हा पेड़ मिला जो बड़े पेड़ का आकार धीरे धीरे ले रहा था। रामू उसे देखता हुआ कहता है, अरे नहीं, मैं तुम्हें नहीं काट सकता, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। ये बोलकर रामू अपने कदम वापस ले ही रहा होता है। इतने में ही उस पेड़ से आवाज आती है, तो क्या तुम मुझे नहीं काटोगे? पेड़, क्या ये तुमने बोला? हाँ, क्या तुम जानते नहीं कि हम पेड़ों में भी जान होती है? अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम्हें नहीं काट रहा। अभी तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी जीने के बहुत दिन हैं। वो पेड़ मुस्कुराने लगता है और रामू आगे बढ़ जाता है। आगे चलकर उसे एक बहुत ही बुजुर्ग पेड़ नजर आता है। उस पेड़ का तना बहुत मोटा था और वो पेड़ बहुत ही विशाल था। रामू उस पेड़ को देखता हुआ कहता है, हाँ, मैं इस पेड़ को काटूंगा। फिर कुछ मिनट सोचने के बाद रामू फिर कहता है, लेकिन मैं इस पेड़ को भी नहीं काट सकता। ये पेड़ तो बहुत बुजुर्ग है। नहीं, मैं इस पेड़ को भी नहीं काटूंगा। अब इस पेड़ के पास जितना भी समय बचा हुआ है ये जिएगा। रामू अपने कदम वापस ले ही रहा था। इतने में ही उस पेड़ से आवाज आती है, बेटा, तो तुम मुझे नहीं काटोगे? रामू उस पेड़ को जवाब देता है, मैं आपको कैसे काट सकता हूँ? आपके पास तो पहले से ही समय कम है। मैं आपको काट कर आपकी बची हुई जिंदगी नहीं छीनना चाहता। नहीं, तुम मुझे काट लो क्योंकि तुम्हें बहुत जरूरत है। पेड़ के काफी कहने के बाद भी रामू उस पेड़ को नहीं काटता। पेड़ कहता है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपनी परीक्षा देने में सफल रहे। तुम्हें लकड़ियों की बहुत जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद तुम मुझे काटने को तैयार नहीं हो। तुम्हारी ये मासूमियत ही तुम्हारी ताकत है। आपका धन्यवाद। शाम होने वाली है, पर मैंने अभी तक थोड़ी सी भी लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं की हैं। लगता है कि हमारे घर आज भी चूल्हा नहीं जल पाएगा। चिंता मत करो बच्चे, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तुम मेरे अंदर प्रवेश करोगे तो तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलेंगे। आशा करता हूँ कि उससे तुम्हारी मदद हो सके। तुम बस 3 बार एक मंत्र बोल देना, उसके बाद मेरे अंदर के प्रवेश द्वार खुल जाएंगे। और वो मंत्र क्या है? कच्चा पापड़ पक्का पापड़ खुल जा सिम सिम। इस मंत्र का उच्चारण तुम्हें बिना रुके 3 बार करना है। उसके बाद रामू शुरू हो जाता है।
कच्चा पापड़ पक्का पापड़ खुल जा सिम सिम, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ खुल जा सिम सिम, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ खुल जा सिम सिम। रामू के ये बोलते ही पेड़ के तने में एक अदृश्य दरवाजा खुल जाता है। रामू उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि चारों तरफ सोना चांदी हीरे जवाहरात बिखरे हुए हैं। इतना सारा खजाना, मैंने आज से पहले इतना सारा खजाना एक साथ कभी नहीं देखा। लेकिन मैं इतने सारे खजाने का क्या करूँगा? मेरी जरूरत तो केवल 4 हीरो से ही पूरी हो जाएगी। उसके बाद रामू खजाने से 4 हीरे उठा लेता है। रामू के बाहर निकलते ही उस पेड़ का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पेड़ रामू से पूछता है, बच्चे, तुमने अपनी जरूरत अनुसार खजाना ले लिया है ना? जी, ये देखिए, मैंने पूरे 4 हीरे लिए हैं। लेकिन तुमने केवल 4 ही हीरे क्यों लिए? तुम इससे अधिक खजाना भी तो ले सकते थे। आपका धन्यवाद, पर मेरी जरूरत इतने में ही पूरी हो जाएगी। तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। ऊपर वाला तुम्हारा हमेशा भला करे। रामू 4 हीरे लेकर अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताते हुए कहता है, माँ, पिताजी, अब हमें पेट भर खाने के लिए जंगल की लकड़ियों के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। हाँ बेटा। 4 हीरो को बेचकर महेश सबसे पहले अपना एक बहुत बड़ा पक्का मकान बनवाता है और अपना एक छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लेता है। एक दिन सारा परिवार एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। गोपी कहती है, एक समय वो था जब हमें अच्छा खाना खाने के लिए किसी त्योहार का इंतजार करना पड़ता था। हाँ हाँ, और अब देखो, रोजाना 56 भोग होते हैं। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। महेश दरवाजा खोलता है। वो देखता है कि दरवाजे पर उसका भाई और भाभी कोकिला खड़ी है। आओ भैया, कहो कैसे आना हुआ? मेरे भाई, अमीर बनने के बाद तू तो हमें भूल ही गया। अब हमें भी बता दे कि तुझ जैसे भिखारी के पास इतना पैसा आया कहाँ से? तभी महेश की पत्नी गोपी कहती है, कुछ राज की बातें राजी रहे तो अच्छा होता है भाई साहब। आप बताइए, आपको शाही खाना खाना है या इस भिखारी के घर से भूखे पेट ही जाना है? ये सुनकर किशन की पत्नी कोकिला भी बोल पड़ी, सुनिए जी, चलिए यहाँ से। हम तो यहाँ बस हालचाल पूछने आए थे, लेकिन यहाँ हमारी बेइज्जती हो रही है। दोनों पति पत्नी मुंह फुलाकर वहाँ से चले जाते हैं। ताऊ जी और ताई जी को तो चैन नहीं है। देखना, कल फिर से हमारा हालचाल पूछने आएंगे। महेश बहुत खुश था क्योंकि उसका परिवार अब पहले के मुकाबले अच्छी जिंदगी जी रहा था। संगम अपने दोस्तों के साथ आंगन में खेल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरा हो गया था। तभी संगम की माँ घर से आवाज लगाती है, बेटा संगम, ठंडी हवा शुरू हो गई है। अब अपना खेल बंद करके घर के अंदर आ जाओ। आ रही हूँ, बस 2 मिनट। उसके बाद संगम अपने दोस्तों से कहती है, मुझे मेरी माँ ने बुला लिया है, अभी तो जा रही हूँ। लेकिन तुम्हें याद है ना, कल हमें सेब तोड़ने जाना है। कल सारे यहीं पर मिलना। इतना बोलकर संगम घर के अंदर आ जाती है और उसके सारे दोस्त भी अपने अपने घर चले जाते हैं। संगम अपनी माँ के साथ रहती थी। वो लोग गरीब थे लेकिन बहुत ही नेक थे। अगली सुबह सारे दोस्त मिलते हैं और सेब तोड़ने जंगल की तरफ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारे बच्चे सेब तोड़कर फिर से घर की तरफ जाने लगते हैं। आज तो हमने बहुत सारे सेब तोड़ लिए, कल फिर से हम सब यहाँ आएंगे। उसके बाद अगले दिन संगम फिर से अपने दोस्तों से मिलती है और सब बहुत सारे सेब तोड़कर जमा कर लेते हैं। इस बार हमने बहुत सारे सेब तोड़ लिए हैं। थोड़े से हम अपने पास रख लेते हैं और बाकी गांव वालों में बांट देते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी मेहनत से सेब हमने तोड़े हैं, इसलिए हम किसी और को नहीं देंगे। गांव वालों में क्यों दे? हाँ संगम, ये सारे हमने तोड़े हैं तो किसी और को क्यों दे? तुम सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम सब सेहतमंद हैं, लेकिन गांव में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास फल खाने के लिए पैसे नहीं हैं। और तो और बूढ़े लोग भी हैं। क्या वो यहाँ आकर फल तोड़ सकते हैं? तुम ही बताओ, हम उन सब की मदद कर सकते हैं। नहीं, हम में से कोई नहीं देने वाला। हम तो अपने सेब लेकर जा रहे हैं। उसके बाद सारे अपने अपने हिस्से का सेब उठा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद संगम सोचती है, कोई बात नहीं, मेरे हिस्से में भी बहुत सारे फल हैं। ये मैं बुजुर्ग और गरीब बच्चों को दे दूंगी। ये सोचकर संगम अपने सारे सेब उठाती है और बुजुर्गों के पास जाती है।
ये लीजिए, मैंने अभी अभी ये ताजे ताजे फल तोड़े हैं, बहुत मीठे हैं। ये कहते हुए संगम अपने सारे सेब बुजुर्गों और बच्चों में बांट देती है। आखिर में संगम के पास एक सेब बच जाता है। मैंने सबको बांट दिया और मेरे लिए भी एक बच गया, अब इसे मैं खाऊंगी। ये सोचकर संगम आगे बढ़ती है। तभी उसे एक गरीब बूढ़ी अम्मा रोकती है और बोलती है, बेटी, तुमने सबको सेब दे दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास अभी भी एक सेब बचा है, आप ये ले लीजिए। उसके बाद संगम एक बचा हुआ सेब गरीब बूढ़ी अम्मा को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाने से पहले संगम एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और खुद में बोलती है, अभी तक मैंने अपने तोड़े हुए एक भी सेब नहीं खाए हैं। बचा हुआ आखिरी खाना चाहा तो वो भी अम्मा को देना पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, कभी और खा लूंगी। संगम खुद में ये बोल ही रही थी, तभी सुमन और काजल आ जाती है। क्या हुआ, तुम्हारे लिए एक भी सेब नहीं बचे? नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, गांव वालों को मत दो, किसी एक को दो तो सब मांगने लग जाते हैं। हमारे पास तो अभी भी बहुत सारे सेब हैं, बचे हुए सारे सेब हमने छुपा लिए हैं और तुम्हारे पास एक भी नहीं बचा। उसके बाद सारी लड़कियां हंसने लग जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है। उनकी बातें सुनकर संगम दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर फिर से वही गरीब बूढ़ी अम्मा आ जाती है। क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? मैं बहुत मुश्किल से जंगल से सेब लेकर आई थी, लेकिन खाने के लिए अब मेरे पास एक भी सेब नहीं बचा है। लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मुझे तो इस बात का दुख है कि मेरे दोस्तों को समझना चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उल्टा मेरे ऊपर हंस कर चले गए वो। ये बोलकर संगम और भी जोर जोर से रोने लगती है। तभी अम्मा बोलती है, बेटी, रोना बंद करो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे तो हैरानी हो रही है कि इतनी कम उम्र में तुम इतनी समझदार हो। तुम अच्छी हो, इसलिए तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर चलती हूँ। आप मुझे कहाँ लेकर जाओगी अम्मा? पहले चलो, फिर बताती हूँ। संगम अम्मा के साथ चल पड़ती है। अम्मा संगम को पहाड़ों के पास लेकर जाती है। अम्मा, आप मुझे पहाड़ों के पास क्यों लेकर आई हो? बहुत सवाल करती हो, शांति से चलो। थोड़ा आगे चलने के बाद एक बहुत बड़ी नदी नजर आती है। उस नदी में एक सूखा हुआ पेड़ था। अम्मा, इस नदी में तो सूखा हुआ पेड़ है। हाँ, चलो मेरे साथ नदी के अंदर चलो। उसके बाद दोनों नदी के अंदर जाते हैं। फिर अम्मा अपने हाथों में नदी का पानी लेती है और सूखे हुए पेड़ पर छिड़क देती है। तभी वो सूखा हुआ पेड़ हरा भरा सेब का पेड़ बन जाता है। अरे वाह, ये कैसे हुआ? ये सब छोड़ो, अब तुम्हें इस पेड़ से जितने सेब लेने हैं ले लो। जितना मन हो उतना? हाँ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम जितनी मर्जी चाहो सेब ले सकती हो। ये सुनकर संगम खुशी से उछलने लगती है। संगम पेड़ से बहुत सारे सेब तोड़ लेती है और एक सेब खाती है। ये सेब तो बहुत मीठे हैं और दिखने में भी मेरे सेब से ज्यादा अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे। आपका बहुत धन्यवाद अम्मा। इतनी कम उम्र में तुम्हारी इतनी समझदारी मुझे भी बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे रुको, तुमने तो मुझे अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। वैसे तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मैं और मेरी माँ। अच्छा, तुम्हारे माँ क्या काम करती है? मेरी माँ तो मुखिया के खेत में काम करती है। अम्मा समझ जाती है कि संगम बहुत गरीब परिवार से है, इसलिए वो अम्मा बोलती है, बेटी, तुम जितना चाहो यहाँ से सेब लेकर जा सकती हो। इस पेड़ पर कभी सेब खत्म नहीं होंगे। इसके बाद अम्मा और संगम अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर संगम अपनी माँ को सारी बातें बताती है। सारी बातें जानने के बाद संगम की माँ बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हें जंगल सेब लेने नहीं जाना पड़ेगा। हाँ माँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि आप मुखिया के खेत में काम करना छोड़ दो। मैं नदी के पेड़ से सेब लेकर आऊंगी और आप सेब को बेचने का काम शुरू कर दो। संगम की माँ को उसकी तरकीब अच्छी लगती है।
अगले दिन संगम सेब लेकर आती है और उसकी माँ बाजार में बेचती है। सेब की बहुत अच्छी बिक्री होती थी, जिसकी वजह से संगम की माँ को हर दिन अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। धीरे धीरे उन लोगों की आर्थिक हालत अच्छी होने लगती है और उनके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती। एक दिन सुमन और काजल संगम को रोकती है। अरे संगम, रुको, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? मुझे कुछ काम है। वैसे एक बात बताओ, तुम हर रोज इतने सारे सेब कहाँ से लेकर आती हो? नदी के पेड़ से। नदी का पेड़? कौन सा नदी का पेड़? अरे उस दिन तुम सबने मेरा मजाक बनाया था ना, तभी एक अम्मा मेरे पास आई और वो मुझे नदी के पेड़ के पास ले गयी। वहाँ कभी सेब खत्म नहीं होते हैं और मैं हर रोज वहीं से सेब लेकर आती हूँ। भोली भाली संगम उन्हें सारी बातें बता देती है। उसके जाने के बाद सुमन काजल से बोलती है, काजल, जादुई नदी के पेड़ की वजह से ये अमीर हो गई है, हम दोनों को भी वहाँ जाना चाहिए। हाँ सुमन, चल अभी चलते हैं। उसके बाद दोनों उसी वक्त नदी के पास चले जाते हैं और पेड़ को देखते हैं। ये तो कितना बड़ा और घना पेड़ है, इसके सेब भी बहुत लाल लाल है। उसके बाद दोनों सेब तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनके छूते ही सारे सेब काले पड़ जाते हैं। ये क्या, सेब तो काले पड़ गए। काले सेब भला हमारे किस काम का? उसके बाद दोनों जैसे ही अपने हाथ हटाते हैं, फिर से सेब पहले की तरह लाल लाल हो जाते हैं। ये देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। ये क्या काजल, अब हम काले सेब भी तोड़ेंगे, क्या पता उसके बाद लाल हो जाए। फिर दोनों सेब तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। उसी वक्त पेड़ दोनों को रस्सी से बांध देता है। दोनों बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन कोई उनकी आवाज सुन नहीं पाता है। इसी तरह 3 घंटे बीत जाते हैं और सुमन की बहन संगम के घर जाती है। संगम, तुमने सुमन को देखा है क्या? इतना समय बीत गया और वो अभी तक घर नहीं आई। इतनी देर तक तो वो कभी घर से बाहर नहीं रहती है। नहीं राधिका, कुछ घंटे पहले सुमन और काजल से मिली थी मैं, लेकिन उसके बाद वो दोनों मुझे भी नजर नहीं आए। कहाँ चले गए? चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। उसके बाद दोनों सुमन और काजल को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते संगम नदी के पास जाती है और दोनों को देख लेती है। संगम पेड़ से बोलती है, जादुई पेड़, ये दोनों मेरी दोस्त हैं, इन्हें छोड़ दो। संगम के कहने पर जादुई पेड़ दोनों को छोड़ देती है। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो संगम से कहते हैं, संगम, मुझे माफ कर दो, मैं जलन में आकर यहाँ आई, मुझे इसकी सजा मिल गई। अब मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगी। हाँ संगम, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है, अब हम भी तुम्हारी तरह सबकी मदद करेंगे। संगम दोनों को माफ कर देती है। उस दिन से सुमन और काजल हमेशा के लिए सुधर जाती है और लोगों की मदद करने लग जाते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।